रहीम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की। तो बोर्ड एग्जाम्स में ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो एक बड़ा पोर्शन क्वेश्चन का एक्सरसाइज से आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जस्ट एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इज ड्यू टू। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिक डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड और गैस में, वो किस वजह से होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा मूव करते हैं और गैसेस में बहुत तेज़ी से फास्ट और रैंडम मूवमेंट हो रही होती है। तो जो इनकी मूवमेंट में डिफरेंस होता है ना, पार्टिकल्स की मूवमेंट में, ये इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम हीट करते हैं तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हीट करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो जल्दी लिक्विड से गैस बनकर स्केप करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंक्रीज। के बाद थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द इनर पार्टिकल अट्रैक्शन आर द स्ट्रोंगेस्ट इन। अच्छा, जो इनर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड के अंदर। क्यों सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस चेंज डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? यानी वेपर्स हैं हमारे पास जो कि डायरेक्टली चेंज हो गए हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो डेपोजिशन है। डेपोजिशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि कोई गैस है जो कि डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है और सब्लिमेशन इसके उलट उलट होता है। ओके, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिजिकल स्टेट इन विच पार्टिकल पॉसेस द मैक्सिमम एनर्जी। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गैसियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। इवेपोरेशन वर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ऐसा है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो इनका इवेपोरेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है कि इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो विच गैस विल डिफ्यूज एट द फास्टेस्ट रेट। कौन सी गैस जो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर जो गैस ऐसी है जिसका मोलर मास सबसे कम है, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फास्ट डिफ्यूजन शो करती है। तो यहाँ पर H2S गैस है, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ करेक्ट। तो इसका मोलर मास जो है ना, एज़ कंपैरिजन टू द अदर गैसेस कम होता है, दैट्स व्हाई ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट या डिफ्यूज़ हो सकती है। उसके बाद फेज चेंज एंड बीन गैसेस। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक गैस है जो कि चेंज हुई है लिक्विड के अंदर। अब इसके बीच में क्या प्रोसेस हुआ है, और एक लिक्विड है जो कि चेंज हुआ है सॉलिड के अंदर। अब इसके बीच में क्या प्रोसेस हुआ है। तो जो गैस है जो कि चेंज हुई है लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है। और जो लिक्विड है वो आगे सॉलिड में चेंज हुआ, तो यहाँ पर फ्रीजिंग का प्रोसेस हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। गैस से लिक्विड बनाना कंडेंसेशन कहलाता है और लिक्विड से सॉलिड बनाना फ्रीजिंग कहलाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट नोटिस पोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 AM and disappearing by 8:30 AM, which phase change was responsible for changing the frost into water vapors। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फ्रोस्ट है जो कि डिसअपियर हो रही है और चेंज हो रही है वाटर वेपर्स के अंदर। फर्स्ट क्या है? सॉलिड है। सॉलिड जो है वो गैस के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया, यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो सॉलिड आइस लिक्विड के अंदर चेंज हुए बगैर डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 14.1, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट। जब एक लिक्विड इवेपोरेट करता है तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। सो जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको रिक्वायर्ड होती है इवेपोरेशन के लिए, वो सराउंडिंग से लेता है।
अच्छा, सराउंडिंग में क्या चीज़ इंक्लूडेड है, जैसे कि एयर हो गई, सनलाइट हो गई और नियर बाय ऑब्जेक्ट जो उसको एनर्जी दे सकते हैं, वहाँ से एनर्जी ली जाती है एंड लिक्विड पार्टिकल्स अब्ज़ॉर्ब करते हैं एनर्जी को एंड एनर्जी और इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं टू एस्केप फ्रॉम सरफेस एंड बिकम गैस, वो गैस में लास्ट में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस? नहीं, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द कंडेंसेशन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, अपनी एनर्जी खो देते हैं एंड वो चेंज हो जाते हैं इनटू अ लिक्विड। अच्छा, द लॉस्ट एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो एनर्जी लूज हुई है, ये रिलीज होती है सराउंडिंग्स में इन द फॉर्म ऑफ अ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू नेपथलीन वाल्व डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम? और इनको यूज किया जाता है टू रिपेल इंसेक्ट। व्हाई? नेपथलीन वाल्व जो है ना, ये डिसअपीयर हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेपथलीन वाल हैं ये सॉलिड होती हैं और ये डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं वेपर्स में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बगैर ये डायरेक्ट चेंज हो गई हैं वेपर्स के अंदर। अब ये जो गैस है ना, ये स्प्रेड हो जाती है एयर के अंदर और ये जो है मतलब रीज़न बनती है इंसेक्ट्स को दूर रखने का, तो इस वजह से इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज? जब भी कोई फेज चेंज होती है तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों होता है? तो जब कोई फेज चेंज होती है तो इसमें क्या होता है कि जो हीट सप्लाई की जाती है ना, वो या फिर रिमूव की जाती है, तो वो यूज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो यूज़ होती है। उन पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में यूज़ नहीं होती। सो दैट्स व्हाई जब कोई भी फेज़ चेंज होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है until the phase change is complete। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15.5। So is it possible to compress a liquid like a gas? क्या हम किसी भी लिक्विड को गैस के जैसे कंप्रेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली लाइक गैस, यानी जिस तरह से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को वैसे नहीं कर सकते। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एज कंपैरिजन टू द गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो लिक्विड्स में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान बहुत कम स्पेस होती है, लाइक वेरी लिटिल एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है उनके दरमियान। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं ना, उनमें जो है वो लार्ज स्पेस प्रेजेंट होती है और वो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड जो है वो हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, so can you change the temperature at which water boil in an experiment in your lab? तो yes, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का, वो चेंज हो सकता है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करें। यानी कि जो वाटर है ये बॉयल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। सो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम होगा, मतलब आउटसाइड प्रेशर जो है वो कम होगा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, हायर प्रेशर है, तो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर ऑन माउंटेन्स वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। माउंटेन्स में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो लो होता है। जब वो लो होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर में को चेंज किया जाए तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो चेंज हो सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम? यानी वो कौन सा सीज़न होता है जिसमें जो गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ्स होते हैं, वो ज़्यादा टाइम यूज़ करके ड्राई होते हैं। तो वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ड्यूरिंग द विंटर एंड रेनी सीजन। विंटर और रेनी सीजन में जो वेट क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम होता है और एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इवेपोरेशन का रेट है ना, वो डिक्रीज कर जाता है। 8 क्वेश्चन है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग? यानी हमने क्या किया, एक सॉलिड को हीट किया। अब क्या हुआ है कि मतलब क्या होगा
इसके पार्टिकल्स के साथ जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वाइब्रेट करते हैं मोर रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। अब क्या होता है कि अगर इफ इनफ एनर्जी सप्लाई, यानी और ज़्यादा एनर्जी या हीट सप्लाई की जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि पार्टिकल्स ओवरकम करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस को बिटवीन देम एंड सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमने सॉलिड को हीट किया तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। उसके बाद अगर हम उनको दोबारा हीट कर रहे हैं और हीट इतनी ज़्यादा है कि मतलब ज़्यादा हीट अगर हम उसको सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेंगे और सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 14.9 पर, डू सॉलिड एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस? क्या सॉलिड और लिक्विड्स दोनों गैसेस के जैसे डिफ्यूज हो सकते हैं? सो इसका आंसर है यस, डिफ्यूज हो सकते हैं। Solid and liquids also diffuse, but their diffusion is much slower than that of gases. ये डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिफ्यूजन है ना वो बहुत स्लो स्पीड से होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और इतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सो लेस फ्रीली मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द गैस पार्टिकल्स। तो दैट्स वाई लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये स्लो डिफ्यूजन शो करते हैं। 14.10 पर अगर हम आएँ तो ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ ड्यू फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग? तो जो ड्यू है ये अर्ली आवर्स में क्यों मॉर्निंग में बनती है? तो रात के टाइम क्या होता है कि जो अर्थ है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, ये ठंडी हो जाती हैं और सुबह के टाइम क्या होता है कि हवा में मॉइस्चर प्रेज़ेंट होता है, वाटर वेपर्स इस ये जो ठंडी सरफेसेस होती हैं इनको कंडेंस होकर वाटर वाटर के छोटे-छोटे जो कतरे हैं वो बना लेते हैं। फिर हम ड्यू कहते हैं। सो ड्यूरिंग द नाइट जो टेम्परेचर होता है इन द ग्राउंड एंड द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। अब अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो कि एयर के अंदर प्रेज़ेंट हैं, ये कूल होते हैं और कंडेंस होते हैं ऑन दीज़ कोल्ड सरफेसेस और ये टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बना देते हैं और उसको हम ड्यू कहते हैं। के बाद हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये जो क्वेश्चन है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इस यूनिट की फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस वीडियो का लिंक मैं पिन कर दूंगी, अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 14.2 है, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर के रिलेटेड है? सो बॉइलिंग होती है जब वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तब हमारे पास कोई भी वाटर है या लिक्विड है वो बॉईल कर जाता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद 14.3, व्हाई डज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन नॉट नीड कंटीन्यूअस हीटिंग? जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो हमें कंटीन्यूअसली हीटिंग क्यों चाहिए नहीं होती? तो इवेपोरेशन बेसिकली इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी एनर्जी, जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ले लेता है सराउंडिंग से, उसको मिल जाती है। सरफेस के कुछ पार्टिकल्स इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो गैस बनकर निकल जाते हैं, तो इसलिए इसको हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो इवेपोरेशन अकर व्हेन सम सरफेस पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू escape into the gaseous state. So therefore continuously heating is not necessary in this process. इसलिए हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। 14.4 पे बात करें तो यहाँ पे है कि व्हाई डू द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर द फेज चेंजेस अडॉप्ट द सेम पाथ? फेज चेंजेस में जो हीटिंग और कूलिंग कर्व है ये सेम पाथ क्यों अडॉप्ट करती है? जितनी हीट मेल्टिंग या बॉइलिंग में एब्जॉर्ब होती है उतनी ही फ्रीजिंग या कंडेंसेशन के टाइम भी रिलीज होती है। इस वजह से हीटिंग और कूलिंग कर्व्स जो होती हैं ना वो एक ही पाथ फॉलो करती हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फेज चेंज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिवर्स फेज चेंज। So therefore, the heating and cooling curves follow the same path. 14.5, why does ice melt when pressure is exerted on it? आइस के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो मेल्ट होती है। वाई? जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना आइस पर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इस वजह से वो उसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकती है जहाँ आमतौर पर नहीं होती।
लाइक एक आइस है तो वो अगर एक टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो रही, लेकिन अगर हम उसपे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। अप्लाइंग pressure lowered the melting point of ice and as a result ice melt at a temperature where it would normally remain solid। तो उसमें क्या होता है कि वो मेल्ट होती है और वो अगर हम उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो उस टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकती है जिस पर आमतौर पर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.6 व्हाई डू फेज चेंज अकर? तो फेज चेंज इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी हासिल करते हैं या रिलीज करते हैं और एनर्जी में जब चेंज आता है ना तो उससे क्या होता है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट और अरेंजमेंट बदल जाती है और मैटर एक साथ मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। सो फेज चेंज अकर बिकॉज पार्टिकल्स गेन और लूज एनर्जी एंड व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज द अरेंजमेंट एंड द मोशन ऑफ particles change and causing matter to change from one state to another। करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। So first question explain the difference in the rate of diffusion of two gases based on the kinetic theory। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स है ना ये हमेशा रैंडम मूवमेंट में होते हैं, कांस्टेंट रैंडम मूवमेंट में होते हैं और जो लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये फास्टर मूवमेंट शो करते हैं एज कंपेरिजन टू द हैवियर मॉलिक्यूल्स at the same temperature because they have higher average speed। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स है ना ये हैवियर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं इसलिए लाइटर गैसेस की जो डिफ्यूजन रेट है ना वो ज़्यादा होता है। लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन द हैवियर गैसेस। एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अमोनिया NH3 ये फास्टर डिफ्यूज होती है एज कम्पेरिजन टू दी हाइड्रोजन क्लोराइड बिकॉज अमोनिया का जो मोलिकुलर मास है वो कम होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है। सो अमोनिया लाइटर गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये हैवियर गैस है। तो इस वजह से ये फास्टर डिफ्यूजन शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है how is the process of sublimation helpful in printing and in the usage of air fresheners। तो सब इन प्रिंटिंग सब्लिमेशन प्रिंटिंग यूज़ की जाती है इसमें स्पेशल डाइज यूज़ किए जाते हैं दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन हीटेड। यानी ऐसे स्पेशल डाइज यूज़ किए जाते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग के अंदर कि ये किसी भी सॉलिड को ना गैस में चेंज कर देते हैं जब इनको हीट दी जाती है एंड द डाइज वेपर्स पेनिट्रेट द मटेरियल एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी परमानेंट प्रिंट। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में स्पेशल डाइज हीट देने पर सीधा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं और ये गैस कपड़ा या मटेरियल जो भी है उसके अंदर चली जाती है और परमानेंट और क्लियर प्रिंट बना देती है। एयर फ्रेशनर्स में क्या होता है कि सम एयर फ्रेशनर्स contain substances that sublime slowly and they change directly from solid to gas and spread fragrance throughout the room without becoming liquid। कुछ एयर फ्रेशनर्स सब्लिमेशन के ज़रिए धीरे-धीरे गैस में चेंज होते रहते हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं 14.3 क्वेश्चन पर। सॉरी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गई। तो क्वेश्चन है ड्रा द हीटिंग कर्व फॉर द फिजिकल चेंजेस वाटर अंडरगोज विद चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ना आइस है और आइस को जब हीट प्रोवाइड की गई तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में टेम्परेचर -20 है और यहाँ पर हमारे पास आइस सॉलिड फॉर्म में है। फिर क्या हुआ कि हमने इसको हीट देनी स्टार्ट की तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। जब आइस को टेम्परेचर मिला और वो मेल्ट होती है तो टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहता है। फिर क्या होता है कि हमने इसको कंटिन्यूअसली टेम्परेचर प्रोवाइड किया और काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर इंक्रीज़ आया और यहाँ पर क्या हुआ कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो बॉयल होता है। तो यहाँ पर वाटर बॉइलिंग का प्रोसेस हुआ और जो लिक्विड वाटर है ना वो बॉयल हो गया एंड यहाँ पर भी क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। अब क्या होता है कि अगर इसको कंटिन्यूअसली हीट देते रहते हैं ना, तो ये जो लिक्विड वाटर है ये स्टीम के अंदर चेंज हो जाता है और यहाँ पर फेज़ चेंज हो जाती है। फेज़ चेंज यहाँ पर भी हुई है मेल्टिंग में आइस से वाटर लिक्विड वाटर के अंदर फेज़ चेंज हुई है और यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रोसेस हुआ है। लेकिन यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन हो रही है
और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है और यहाँ पर जो लिक्विड वाटर है वो स्टीम के अंदर चेंज हुआ है। अगर हम इसको फर्दर हीट दे रहे हैं तो ये स्टीम के अंदर चेंज होके गैस में चेंज हो जाएगा, यानी वेपर्स बन जाएँगी। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, आई विल आंसर। एंड अगर आपने पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।